45 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 45 ट्रिलियन डॉलर। ये एक ऐसा नंबर है जिससे इमेजिन करना भी दिमाग चकरा देने वाला है। जरा सोचिए, अनुमान लगाया गया है कि ये वो कुल संपत्ति है, वो दौलत है जिसे एक लंबे अरसे के दौरान भारत से अक्षरशः निचोड़कर बाहर निकाल लिया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ मुट्ठी भर व्यापारियों ने मिलकर इतिहास की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डकैती को अंजाम दिया कैसे? मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि 190 सालों तक एक व्यापारिक कंपनी एक पूरे के पूरे देश को ही निगल जाएगी? तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ग्रेट कॉर्पोरेट हाइस्ट के राज खोलते हैं। हम मिलकर समझेंगे कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर हिस्से पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इसके अंदर डाइव इन करते हैं। इस पूरे 300 साल के इतिहास को हम 6 स्टेप्स में समझेंगे। पहला, सोने की चिड़िया की असली दौलत। दूसरा, व्यापारी से मालिक बनने का सफर। तीसरा, वो 45 ट्रिलियन डॉलर का निकास। चौथा, अकाल और बर्बाद किए गए उद्योग। पांचवा, विद्रोह की वो पहली चिंगारी। और आखिर में, आज़ादी की कीमत। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सोने की चिड़िया की संपत्ति, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले का भारत कैसा था। सन 1600 से पहले के दौर पर नजर डाले तो भारत अकेला, जी हाँ अकेला, पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा कंट्रोल करता था। उस वक्त दुनिया भर में भारतीय मसालों, रेशम और मलमल की दीवानगी थी। इसे यूं समझिए कि ये सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा और धड़कता हुआ दिल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यापारियों से शासकों तक, एक बेहद चालाकी से किया गया कब्जा। ये पूरी कहानी 1600 में शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से उन्होंने व्यापार करने की परमिशन ले ली। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्धों ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। मीर जाफर जैसे लोगों की गद्दारी का पूरा फायदा उठाकर कंपनी ने 1765 में दीवानी अधिकार अपने नाम कर लिए। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक प्राइवेट कंपनी के पास अब लाखों आम लोगों से टैक्स वसूलने का लीगल पावर आ गया था। इमेजिन कर सकते हैं आप? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 45 ट्रिलियन डॉलर का ड्रेन। कैसे इस दौलत को बाहर निकाला गया? 1765 के पहले और बाद की सिचुएशन में जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला है। पहले ये ब्रिटिश व्यापारी भारत से सामान खरीदने के लिए अपना खुद का सोना चांदी लेकर आते थे, लेकिन दीवानी अधिकार मिलने के बाद उनका तरीका ही बदल गया। अब वो भारतीयों से ही टैक्स वसूलते और उसी टैक्स के पैसे से हमारा ही सामान खरीदते। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। मुनाफे का ये पूरा का पूरा चक्र अब पूरी तरह से अंग्रेजों की जेब में जा रहा था। इसी चालाकी भरे सिस्टम को मशहूर अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने अपने रिसर्च में ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया है। उनके डिटेल्ड एनालिसिस के हिसाब से 1765 से 1938 के बीच जो संपत्ति भारत से निचोड़ी गई, अगर आज के समय में उसकी वैल्यू निकालें तो वो लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर बैठती है। बिल्कुल अनबिलीवेबल। इस लूट को काउंसिल बिल सिस्टम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, अगर दुनिया में किसी को भी भारत से कुछ खरीदना है तो उन्हें पहले लंदन जाकर वहां असली सोना देना पड़ता था, जिसके बदले उन्हें काउंसिल बिल नाम का एक कागज मिलता था। वो उस कागज को भारत लाते और बदले में सामान ले जाते। लेकिन हमारे भारतीय व्यापारियों को उस कागज के बदले में जो पैसा मिलता था ना, वो दरअसल हम भारतीयों से ही वसूला गया टैक्स होता था। यानी कंक्लूजन क्या निकला? सारा का सारा असली सोना सीधे लंदन के खजानों में जमा हो रहा था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अकाल और टूटे हुए उद्योग। इस मुनाफे के पीछे इंसानों ने क्या कीमत चुकाई? आपको बता दें, भारतीय उद्योगों को सिर्फ कंपटीशन में पीछे नहीं किया गया, बल्कि बाकायदा पॉलिसीज बनाकर उन्हें कुचल दिया गया। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर 80% तक का भारी टैक्स थोप दिया गया, जबकि भारत में ब्रिटिश मशीनों से बने कपड़ों पर कोई टैक्स नहीं, 0%। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो यहाँ तक बताते हैं कि हमारे हुनरमंद बुनकरों को काम से रोकने के लिए उनके अंगूठे तक काट दिए गए। और खेतों का क्या हाल था? किसानों को अनाज उगाने से रोका गया और जबरदस्ती नील और अफीम जैसी फसल उगाने पर मजबूर किया गया। इन सब का सबसे खौफनाक नतीजा निकला 1770 का बंगाल का अकाल,
जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, जब लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर जान दे रहे थे, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम अनाज से खचाखच भरे हुए थे। और तो और, मदद करने के बजाय उन्होंने अपने मुनाफे के लिए टैक्स को 10% और बढ़ा दिया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, ये पूरी तरह से मुनाफे के लालच में बनाई गई एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। अच्छा, एक बात और, रेलवे को अक्सर अंग्रेजों का भारत को एक तोहफा कहा जाता है, लेकिन असलियत तो ये है कि पूरी तरह से भारतीयों के टैक्स से बने इस रेलवे के सिर्फ 2 ही मकसद थे। पहला, देश के कोने कोने से कच्चे माल को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि उसे ब्रिटेन भेजा जा सके, और दूसरा, अगर कहीं भी कोई विद्रोह हो तो उसे कुचलने के लिए सेना को फटाफट वहां तैनात करना। चलिए अब आते हैं 5वें हिस्से पर, विद्रोह की चिंगारी, जिसने इस मजबूत साम्राज्य की नींव हिला दी। सालों के अत्याचार के बाद 1857 में आखिरकार सब्र का बांध टूट ही गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला सबसे बड़ा और भयानक विद्रोह था। हालांकि इससे हमें तुरंत आजादी तो नहीं मिली, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें पूरी तरह हिलाकर रख दी। नतीजा ये हुआ कि कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। शासक तो बदल गए, लेकिन राज करने का उनका क्रूर तरीका बिल्कुल नहीं बदला। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर का एक बयान सुनिए। उसने कहा, मेरा विचार शुरू से ही पूरे पंजाब में एक व्यापक प्रभाव पैदा करना था। ये सिर्फ एक फायरिंग की घटना नहीं थी, बल्कि आम जनता के दिलों में खौफ बैठाने की एक बेहद ठंडी और सोची समझी साजिश थी। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, आज़ादी की कीमत, अपने देश को वापस पाना। ब्रिटिश हुकूमत की इस जकड़ को तोड़ने के लिए हर तरफ से हमले हुए। एक तरफ जहां गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों और दांडी मार्च ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया, तो वहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के सशस्त्र संघर्ष ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। फिर 1946 में हुई रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, और उधर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की टूट चुकी अर्थव्यवस्था। इन सब ने मिलकर ये तय कर दिया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, 190 साल बाद जब वो गए तो पीछे क्या छोड़कर गए। 1947 में भारत की जो हालत थी, वो आंकड़े सच में रुला देने वाले हैं। जिस देश के पास कभी दुनिया की 25% दौलत हुआ करती थी, वहां आजादी के वक्त साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 12% रह गई थी, और देश की 90% आबादी भयंकर गरीबी के जाल में फंसी हुई थी। ये था सोने की चिड़िया का असली हश्र। अगस्त 1947 में आज़ादी का वो दिन तो आ गया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ बंटवारे का वो गहरा और दर्दनाक घाव भी लेकर आई, जिसने लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वो कीमत थी जो हमने चुकाई। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमने अपना देश तो वापस पा लिया है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने इतिहास के उन विभाजनों से सच में कोई सबक लिया है? उन्हीं दूरियों और गद्दारियों की वजह से ही तो ये पूरी डकैती मुमकिन हो पाई थी ना। ये इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।